यहाँ आए तो मतलब अच्छा लगा था, पर अब ऐसा लग रहा है मतलब जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, एक्साइटमेंट सारी खत्म हो गई। बट जो मुझे उससे पहले मिनी हार्ट अटैक आया था ना, उसके बाद वाली एक्साइटमेंट कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट। जूनियर्स आते हैं तो उनके साथ रैगिंग होती है। मैंने तो KGMU चूज ही आपके वीडियोस को देख के किया। कुछ और कहीं ना कहीं प्लान होता है, हम भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड श्वेता मौर्य, स्टूडेंट ऑफ BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर इन KGMU। सो जैसा कि अभी BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था और नए बैच का एडमिशन हुआ है, तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे एंड मैसेजेस आ रहे थे कि मैं उनसे बात कराऊँ आपकी, और उन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई की है, कौन सी बुक रेफ़र की थी, और जो भी टिप्स देना चाहते हैं, कॉलेज का रिव्यू क्या है। सो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ, ताकि ये वीडियो देख के आप लोग को हेल्प हो सके कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक रेफ़र करनी है, और भी जो टिप्स ये देंगे उसको फॉलो करना है। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो, आप सबसे पहला अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं। Hello everyone, myself Ritumra and I am from Lucknow. Hello everyone, myself Ritul Pandey and I am from Lakhimpur Kheri. Hello everyone, my name is Shanvi and I am from Raebareli. Hello guys, I am Anshul Singh and I am from Siddharth Nagar. Hello everyone, I am Sugandha and I am from Meerut. तो अब आप लोग ये बताइए कि आप लोग के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने मार्क्स थे और कौन सी रैंक आई थी। मेरा स्कोर 167 था और मेरी ओपन रैंक 55 थी। मेरा स्कोर 175 था और ओपन रैंक 7 थी। मेरा स्कोर भी 175 था और मेरी रैंक 8 थी। मेरा स्कोर 167 था एंड मेरी ओपन रैंक 44 थी। मेरा स्कोर 160 था और मेरी ओपन रैंक 214 थी। इसके बाद आप लोग ये बताइए कि अच्छा, इसमें से कौन कौन नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। सारे नीट वाले बच्चे हो, ठीक है। तो आप ये बताओ कि आप कहाँ से, कौन सी कोचिंग से पढ़ रहे थे और कौन सी बुक आपने रेफ़र की थी, और साथ में ये भी बताइएगा कि कितने घंटे आप पढ़ते थे। मैंने लास्ट ईयर तो सेल्फ स्टडी की थी। इससे पहले मैं PW पाठशाला से पढ़ रही थी, लेकिन लास्ट ईयर सेल्फ स्टडी की थी। और मतलब ऐसे टाइम आवर्स देख के भी पढ़ते थे, लेकिन हाँ सिलेबस के हिसाब से पढ़ते थे कि आज कितना कंप्लीट करना है। फिर भी कितने आवर्स हो जाते थे? हम 7-8 आवर्स हो जाते थे। मैंने PW ऑनलाइन से की थी और मेरे 6-7 आवर्स हो जाते थे रोज़। मैंने आकाश में की थी, अपने लोकल रायबरेली की आकाश से कोचिंग की थी मैंने, और उसमें मेरा भी ऑलमोस्ट सेम टाइम रहता था, 7 to 8 आवर्स टोटल। और मतलब कोचिंग को मिला के उसके अलावा जैसे सेल्फ स्टडी करते थे तो 3-4 आवर्स हो जाते थे घर पे। स्पेशली सीनेट के लिए तो नहीं पढ़ी थी मैं, बट मैं 4 साल प्रिपरेशन की थी, सेल्फ स्टडी की थी, PW के मॉड्यूल्स यूज़ करती थी, एंड मेरे कैजुअली 12 to 13 आवर्स हो जाते थे, बट एग्ज़ाम टाइम में कुछ पढ़ा नहीं था। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट मेरठ से प्रिपरेशन करी है, और मेरे कोचिंग को एक्सेप्ट कोचिंग मेरे स्टडी आवर्स होते थे 5 to 6 आवर्स, जो सेल्फ स्टडी आवर्स होते थे। इसके बाद है कि जैसे आप लोग जब तैयारी कर रहे थे तो आप लोग की कुछ एक्सपेक्टेशन रही होंगी कॉलेज से, कि मतलब जब नर्सिंग में आपका हुआ होगा सिलेक्शन तो आपकी एक्सपेक्टेशन रही होगी कि हाँ कॉलेज ऐसा होगा, और फिर यहाँ पे आने के बाद वो एक्सपेक्टेशन क्या हुआ, उसका कैसा लग रहा है यहाँ पे।
पहले तो मैम ये था कि जब KGMU अलॉट हो गया था तब बहुत खुश थे कि मतलब हाँ बहुत प्रेस्टीजियस है। तो जब हम यहाँ पे आए थे तो कैंपस बहुत सुंदर था, हमने आपके वीडियोस वगैरह देखे थे तो मतलब बहुत सुंदर लगता था। तो जब मतलब शुरू में आए ना तब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। हम सोच रहे थे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करेंगे यहाँ वहाँ घूम के, लेकिन क्लिक कर लिया हमने, लेकिन ऐसे अब उतना अच्छा नहीं लग रहा जैसे शुरू में लग रहा था क्योंकि वर्कलोड आ रहा है। हाँ मैम। वही जब KGMU अलॉट हो गया था तब बहुत खुश थे कि इतना मतलब यूपी का टॉप कॉलेज है मिल गया है, तो फिर बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर जब यहाँ आए तो मतलब अच्छा लगा था, पर अब ऐसा लग रहा है मतलब जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, एक्साइटमेंट सारी ख़त्म हो गई। पर ठीक है, ओवरऑल अच्छा है कॉलेज। मुझे स्टार्टिंग से ही BSc नर्सिंग करनी थी, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि कौन सा एग्ज़ाम देना रहेगा। तो एंड के टाइम पे मुझे पता चला कि CNET रहेगा, और मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि KGMU मिलेगा। और यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो प्रोसेस था वो काफ़ी टीडियस था। हॉस्टल अलॉट होने का मतलब उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे, एडमिशन के प्रोसेस में, अलॉटमेंट में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे। और यहाँ पे आए जब से क्लासेस स्टार्ट हुई है तब से तो बहुत सारे असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, और नोट्स भी चेक करते हैं टीचर्स, और क्लास में टेस्ट भी लेते हैं, तो थक जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं KGMU में जाऊँगी। आई थिंक मिडनाइट में अलॉटमेंट लेटर आया, एंड आफ्टर सीइंग दैट यस मुझे KGMU अलॉट हुआ है मुझे बिलीव करना मुश्किल हो रहा था, बट ऑब्वियसली बहुत प्रेस्टीजियस कॉलेज है ये, नंबर 1 है यूपी में। तो बीइंग अ जॉर्जियन यू विल फील प्राउड श्योरली। अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट रहता है क्योंकि बर्डन नहीं होता है कुछ भी, कोई भी असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशन, बट ऑफ कोर्स व्हेन यू विल कम बैक टू बैक असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशन, सो शुरू में ठीक लगता है, बाद में थोड़ा बर्डन होता है। एक्चुअली मेरे साथ कुछ डिफरेंट हुआ था। जब हमें कॉलेज अलॉटमेंट मतलब जो वो आया था अलॉटमेंट के लिए, तो उसमें मेरी जो वेबसाइट ओपन थी तो उस पर लिखा था नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज। तो मैं बिल्कुल शॉक थी, मैंने कहा 160 में कोई सा भी नहीं मिला कॉलेज। फिर मुझे लग रहा था कि ऑल माई ड्रीम्स शैटर्ड, करना तो कुछ और था बट स्टिल KGMU नहीं मिला, कोई भी कॉलेज नहीं मिला। मैं बहुत शॉक थी, बट देन आई रिफ्रेश दी वेबसाइट। उसके बाद वहाँ पे जो ग्रीन टैब में KGMU लखनऊ शो हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि मतलब बाकी सब भी हैप्पी होंगे बट जो मुझे उससे पहले मिनी हार्ट अटैक आया था ना, उसके बाद वाली एक्साइटमेंट कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट सी थी। और रही बात KGMU की, यहाँ आके बहुत 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 ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। लाइक सुना था हमेशा से KGMU के बारे में, बट पता नहीं था कि यहाँ पे एडमिशन होगा। और बाकी सब ठीक है, बस मेन वही प्रॉब्लम है कि असाइनमेंट्स बहुत सारे मिलते हैं और हमें अभी अच्छे से यहाँ घूमने का, कुछ एक्सप्लोर करने का टाइम भी नहीं मिला है। तो आप लोग के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वैसे मैं भी नर्सिंग कर रही हूँ तो मुझे भी पता है कि हाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, खास करके असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आप लोग यहाँ पे आए हो, अभी धीरे धीरे टाइम जैसे बढ़ेगा वैसे असाइनमेंट्स का पूरा बोझ आपके सर पे रहेगा। और फिर सेकेंड ईयर में खास करके हर वार्ड में असाइनमेंट्स बहुत, मैं डरा नहीं रही हूँ, पहले से वो कर रही हूँ, आप लोग को प्रिपेयर रहो उस चीज़ के लिए। सो हॉस्टल के बारे में अब आप बताइए कि हॉस्टल की फ़ीस कितनी थी, हॉस्टल कैसा है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी हैं हॉस्टल की, और मेस में खाना कैसा मिलता है, और मेस के चार्जेस क्या है, एक दिन का एक्सपेक्टेड मतलब कि जो टोटल है वो कितना पड़ जाता है एक दिन का। तो मैम जब हॉस्टल में मतलब हम जब यहाँ पे क्लासेस के लिए आए थे तो मैं जस्ट उस 1-2 दिन में तो हॉस्टल अलॉट नहीं हुए थे, बहुत टाइम टेकिंग था ये सब चीज़ें। इनफैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशान किया था हॉस्टल्स के लिए। तो लेकिन फिर लास्ट में जब अलॉट हो गया था तो जब अलॉटमेंट से पहले हमें हॉस्टल के लिए फॉर्म फिल करने थे, उसकी फ़ीस 500 थी, 5000 हॉस्टल की फीस।
नहीं मतलब जब हमने फॉर्म फिल किया था उसकी फॉर्म की फ़ीस 500 थी। उसके बाद जब हमें हॉस्टल अलॉट हो गए तो फिर 1000 रुपीज़ कन्फर्मेशन के लिए लिए थे। उसके बाद से अभी तक तो कोई चार्जेस नहीं गए उसके, और हमें सिंगल रूम अलॉट हुए अभी के लिए, तो हम बहुत खुश हैं। और फैसिलिटीज़ वैसे लगभग बहुत अच्छी है, थोड़ी बहुत मतलब हाँ ठीक है, लेकिन बढ़िया है। हाँ जी मैम। तो और मेस वगैरह टाइम से खाना मिल जाता है हमें, और इनफैक्ट मतलब सर्व होके मिलता है हर चीज़, बहुत अच्छी बात है। वो गरम गरम खाना मिलता है और खाने का टेस्ट भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस हिसाब से बहुत अच्छा है। हम लोग को पहले तो बोला गया था कि मतलब हॉस्टल 3 मंथ्स बाद अलॉट होगा, पर जब हम लोग आए थे फर्स्ट डे तो फिर मतलब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर हम लोग को फर्स्ट डे ही हॉस्टल अलॉट हो गए थे। पर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, शाम हो गई थी बिल्कुल। तो फिर वही फॉर्म के लिए 500 रुपीज़ लगे थे और कंफर्मेशन के लिए 1000 रुपीज़ लगे थे, और हम सबको सिंगल रूम्स मिले हैं अभी के लिए। तो फिर अभी तो अच्छा चल रहा है, और बस यही है। अच्छे हैं, मतलब हॉस्टल अच्छा है, मेस का खाना भी अच्छा मिलता है। हम लोग के जो करंट हॉस्टल्स हैं वो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इन फ्यूचर जैसे सेकेंड ईयर में चेंज होते हैं हॉस्टल्स, तो एक्सपेक्टेशन तो अच्छी है कि अच्छे ही रहेंगे वो भी। और खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। चार्जेस खाने के जैसे 60 रुपीज़ पर प्लेट रहता है हम लोगों का, और साथ में उसमें मीठा भी मिलता है कुछ रात में खाने में। 4 टाइम खाना रहता है, ब्रेकफास्ट रहता है। ब्रेकफास्ट में मतलब जैसे पोहा, मैकरोनी, पराठा और ये सब चीज़ें रहती हैं। और इसी तरह दोपहर का भी पूरा फुल प्लेट रहता है खाना, और शाम को भी चाय पकौड़ा या फिर चाय मैगी इस तरह मिला करता है। रात में भी अच्छा खाना मिलता है, और टाइमिंग यही है कि अपने हिसाब से जितने टाइम जाना हो जा सकते हैं। हम लोगों का हॉस्टल बंद 10 बजे होता है। KGMU का ये तो है कि आप एडमिशन के लिए आओ या हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए पूरा दिन सफ़र करना पड़ता है, तुरंत से तो नहीं मिलेगा। बट हाँ, जब मिल गया था, मिलने वाला नहीं था। इट वॉज सो सरप्राइजिंग कि हमें हॉस्टल अलॉट होना नहीं था, बाहर कहीं रहना था। बट उसी दिन मिल गया जिस दिन हम आए, और अच्छा हॉस्टल मिला है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि फर्स्ट ईयर में ही, फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे हॉस्टल मिल जाएंगे, बट एज KGMU तो हमें अच्छा हॉस्टल मिला है। फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। और रही बात मेस की, तो मेस हमारे हॉस्टल के अंदर ही है, और एज वी आर लाइक कि मेस का खाना अच्छा नहीं होता है, हर जगह पता नहीं कैसा देते हैं, बट नहीं, हमारे मेस का खाना अच्छा है, और डेज़र्ट वगैरह सब कुछ रहता है। और 60 रुपये पर प्लेट है, ब्रेकफास्ट भी देते हैं सुबह में। मतलब आप अच्छे से यहाँ रह सकते हो, खाने के लिए कोई टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि अच्छा देते हैं खाना ओवरऑल। और अलग से चार्जेस नहीं देने पड़ते हॉस्टल के लिए। जो भी फ़ीस था 40,000 हम भरे थे, तो उसमें ही था। अलग से बस फॉर्म का था कि जब हॉस्टल अलॉटमेंट हो रहे थे तो फॉर्म के लगे थे, बाकी हॉस्टल का अलग से नहीं लेते हैं सच कुछ। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। जो हमें हॉस्टल अलॉट हुआ है वो तो बहुत अच्छा है। लाइक जैसा हमने सुना था उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा हॉस्टल मिला है, और मेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, हमें खाना अच्छा मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि वो लोग गरम गरम रोटियाँ सर्व करते हैं हमें, तो वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेस में मिलेगा ऐसे। और हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। जैसे हम कॉलेज होते हैं, 1 to 2 हमारा ब्रेक होता है, तो पीछे भी हॉस्टल है। तो वो मैंने मैम की वीडियो से ही देखा था कि यहाँ बहुत सारे मेस है, हम मेन्यू देख लेते हैं कहाँ क्या बना है और वहाँ खा लेते हैं। तो मैंने देखा, तो हम लोग लंच वहीं पे करते हैं क्योंकि इतना दूर आया नहीं जाता। तो मेस वगैरह, मेस हॉस्टल सब कुछ बहुत अच्छा है। और बस एक और क्वेश्चन कि लाइक हॉस्टल में तुम लोगों के इंडक्शन वगैरह या कूलर हो गया, केटल हो गया, ये अलाउ है या नहीं? अलाउड है अभी तो, अलग से चार्जेस नहीं है। केटल अलाउ है, और इंडक्शन वो भी अलाउड नहीं है, मतलब छुप छुप के बना सकते हैं। इंडक्शन भी नहीं अलाउड, बस केटल। अच्छा, और अगर कोई यूज़ करना चाहे तो अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, 1000 रुपीज़ आई थिंक। कूलर और फ्रिज है और 500 कूलर का 500 कूलर का है, ठीक है। फिर हमारा ही हॉस्टल अच्छा है, हम अपना खाना बनाते हैं, उसका चार्ज अलग से देना नहीं पड़ता है। और जैसे कि हर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का ऐसा ट्रेंड है, जूनियर्स आते हैं तो उनके साथ रैगिंग होती है।
तो यहाँ पे मतलब कि क्या सीन है जूनियर और सीनियर का, बॉन्डिंग कैसी है, सपोर्टिव है या नहीं? अभी दिख ही रहा होगा सबको, सीनियर हमारा IPR अच्छा है सीनियर्स के साथ। मैम हम लोगों का जो IPR है वो बहुत अच्छा है, सीनियर्स बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंडली सीनियर्स हैं और हम लोग के सीनियर्स हेल्प काफ़ी करते हैं, कोई डाउट रहता है तो उनसे पूछ लेते हैं इंटरेक्शन में, मतलब ड्रेसेस के बारे में भी और असाइनमेंट्स के बारे में काफ़ी सीनियर्स ने हेल्प करी है मेरी। और यहाँ पे मतलब रैगिंग तो हुई ही नहीं आज तक, रैगिंग खाली कहने की चीज़ है, हम लोगों की आज तक कोई रैगिंग नहीं हुई। और मेरी वीडियोस कौन कौन देखता था पहले से और मुझे जानते थे तुम लोग पहले से, और मेरी वीडियो से हेल्प हुई है थोड़ा बहुत? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप बुक वगैरह सजेस्ट करते थे, हाँ, और मतलब किस तरीके से एग्ज़ाम क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे चीज़ें करनी है, तो काफ़ी हेल्पफुल था क्योंकि हमारी ये लाइन नहीं थी, हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमें एकदम से कुछ पता नहीं था और एक ही चैनल पे हर चीज़ मिल जाती है तो फिर बहुत ही हेल्पफुल होता है, टाइम कंजम्पशन कम होता है उस चीज़ में। और फिर उसके बाद जब हमें अलॉट हो गया तो जब एग्ज़ाम ओवर हो गया हम खुश थे काफ़ी, तो फिर हम कैंपस टूर वीडियोज़ देखे थे आपके, बहुत अच्छा लगता था हमें देखना। और इनफैक्ट अभी भी अब तो हम भी आपके चैनल पे आ रहे हैं तो हम बहुत खुश हैं। मैम आपकी वीडियोस से बहुत हेल्प हुई है, वैसे मतलब जब कॉलेज अलॉट हुआ था तो फिर आपकी वीडियोस देखी थी, मतलब हॉस्टल वगैरह के लिए और ड्रेस वगैरह के लिए हेल्प हुई थी। हाँ तो फिर मैंने तो KGMU चूज़ ही आपके वीडियोस को देख के किया। KG में अलॉट हुआ था तो एक्साइटमेंट रहती है, कॉलेज अलॉट होता है तो उसके बारे में जानने में क्या है कैसे, तो मैम की वीडियो से बहुत हेल्प मिली थी कि कॉलेज कैसा है, कुछ ओवरऑल रफली एक आइडिया। जब मुझे KGM में अलॉट हुआ था उसके बाद मैंने मैम की ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देखी है, सारी वीडियोस। और मैं मतलब कैंपस टूर कैसे प्रेपरेशन के टाइम पे तो मैम नीट की प्रिपरेशन करी थी तो उसके अकॉर्डिंग, बट कॉलेज आना है उसका बेसिक आइडिया कि क्या क्या है वहाँ, कैसा है, कैसी फैसिलिटीज़ है, वो सब कुछ आपकी वीडियोस से ही पता चला। तो बेसिकली ये सारे लोग नीट की प्रिपरेशन करने वाले थे पहले से और बाद में उन्होंने नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया। वैसे अगर मुझे कोई स्टूडेंट मिलता है ऐसा जो सिर्फ नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा हो तो मैं ज़रूर उससे बात कराऊंगी, फ़िलहाल ऐसा कोई मिला नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन, आप जो अभी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, लाइक कि कैसे प्रिपरेशन करें, जो आप लोग का जो एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, क्वेश्चंस कैसे आए थे और कौन सी मतलब बुक तो आप लोग नीट के लिए तो कुछ अलग से है नहीं, सो कितनी पढ़ाई करें, क्या पढ़े, तो थोड़ा बहुत आप टिप्स देना चाहो जिससे उनकी हेल्प हो जाए। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमें लगता है ना एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होते हैं, हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम बहुत डीमोटिवेट हो गए थे, हमें ये भी नहीं लग रहा था कि हम एग्ज़ाम को क्लियर भी कर पाएंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम दिया था हमने तो एग्ज़ाम मतलब पैटर्न तो मतलब हमने आपसे ही देखा था कैसे क्या चीज़ें हैं बाकी, लेकिन एग्ज़ाम बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। और इनफैक्ट मतलब जैसे हमें लग रहा था ना नीट के लेवल से तो बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन थे। और हाँ, बायो का वेटेज ज़्यादा होता है क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि मतलब बायो पे ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और बाकी ऐसे एज सच न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आते फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, बहुत ही मतलब बेसिक टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप 11th-12th का ही पढ़ो, बेसिक 9th-10th भी आप अगर आपके क्लियर है ना तो मेरे हिसाब से आप क्लियर कर लोगे पेपर। ऐसे कोई डीप क्वेश्चंस नहीं आए थे पेपर में, मतलब पेपर बहुत इजी था ओवरऑल, तो मतलब वही 9th 10th 11th 12th अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो फिर आप इजीली कर लेंगे, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और वही नर्सिंग एप्टीट्यूड में अलग से कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, बायो के क्वेश्चंस ही रहते हैं मोस्टली। हाँ तो फिर इजी ही था पेपर ओवरऑल। आई थिंक नर्सिंग एप्टीट्यूड में मोस्टली बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, सिवाय कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे 3-4 इस तरह क्वेश्चंस रहे होंगे जो मतलब स्पेसिफिकली नर्सिंग से रिलेटेड आए थे, और बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन बायो से रिलेटेड थे। और फिज़िक्स केमिस्ट्री काफ़ी इजी थी, 9th 10th 11th 12th अगर किसी ने पढ़ रखा हो अच्छे से तो वो कर लेगा। और NCERT बुक्स मतलब रेफरेंस के लिए आई वुड से कि आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, 11th 12th और 10th भी
कि 10th 11th 12th की एनसीईआरटी आपकी अच्छी हो और फिज़िक्स में बहुत डेप्थ जाने की नीड नहीं है, न्यूमेरिकल्स बहुत नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लाइक डेफिनेशंस, फॉर्मूला, तो ये सब ऑल्दो हमारा पेपर इजी था बट इट कैन बी वेरी, हर साल पेपर इजी ही हो ज़रूरी नहीं है, तो बहुत डेप्थ में भी नहीं जाना है, बहुत लाइटली भी, बहुत सुपरफिशियली भी नहीं पढ़ना है, ठीक ठाक, जैसे कि मॉडरेट वे में, नीट जैसा नहीं लेवल रहता है, उतना डेप्थ नहीं, बट हाँ अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो देन यू कैन क्रैक इट। नीट के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रही थी और मुझे लग रहा था कि सीनेट एग्ज़ाम है, लाइक मेरा कोई प्लान नहीं था, बट मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि आप ये वाला एग्ज़ाम दे दो, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था। हमने लाइक 28 या 29 को फॉर्म फिल किया था लास्ट डेट पे और 10 to 15 डेज़ थे मेरे पास, तो मेरे पास जो भी नीट के जो लाइक फ्लो चार्ट्स और जो शॉर्ट नोट्स थे मैंने सिर्फ उन्हें रिवाइज़ किया था। और मुझे फ़िज़िक्स मेरी वीक है तो मुझे डर लग रहा था, बट फ़िज़िक्स में आज सच कुछ नहीं था, यूनिट वाले क्वेश्चंस आए थे, यूनिट बेस्ड क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स तो आज सच मुझे कुछ लगा नहीं। बट हाँ जो लाइक मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है और उनके मार्क्स भी कट होते हैं, तो और तो कुछ एडवाइस नहीं होगी, बट हाँ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश में वो करना चाहिए क्योंकि वो भी अपना एक पर्टिकुलर वेटेज रखता है। मैम नीट के टाइम पे बहुत डिप्रेशन जैसे हो गया था, मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करता था किताबें देखने का, और जब मेरा यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया उस दिन भी मेरा मन नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था ये भी नीट के जैसा ही जाएगा, क्यों ही जाएं इतनी दूर एग्ज़ाम देने, लखनऊ में सेंटर था और मेरा जो टाउन है वो भी दूर पड़ता है, तो इस वजह से मेरा मन नहीं था एग्ज़ाम देने जाने का, लेकिन गए और सेलेक्ट हो गए, तो वो बहुत मतलब जैसे एकदम इमोशनल हो गया था जिस दिन सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं लग रही थी कि सिलेक्शन होने वाला है, और मुझे लग रहा था मेरा 1 साल बेकार गया ड्रॉप लेने की वजह से, और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया तो एकदम से। मेरा एक कहना है नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपका नहीं हो रहा है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, कुछ और कहीं ना कहीं प्लान होता है। हम भी ये करने के लिए नहीं सोच रहे थे कि 4 साल ड्रॉप ली थी मैं नीट के लिए, बट येस अगर नहीं हो रहा है तो कहीं और देखो, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। नाउ वी रिग्रेट कि हमने इतना टाइम वेस्ट किया है, और भी कहीं आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह सक्सेस है। थैंक यू। तो जैसा कि मैंने इनसे बात की और आपको पता चला होगा कि जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि इनका पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आता है, हमारा जो था वो भी इजी ही था बट इतना ज़्यादा इजी नहीं आया था। तो अगर आप 9th 10th 11th और 12th अगर ये आपका अच्छे से प्रिपेयर है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अदर बुक रेफरेंस के लिए लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपकी एनसीईआरटी पूरी तैयार है तो सारे जो क्वेश्चंस हैं यहीं से आते हैं। जो न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी फार्मूला बेस्ड आते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आते हैं। तो आपको मतलब आप लोग मुझसे पूछते रहते हो ना कि कौन सी बुक हम रेफरेंस में लें, कौन सी बुक लें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है। अभी सबसे पहले आप एनसीईआरटी की प्रिपरेशन करो, उसके बाद जब लास्ट में एग्ज़ाम का टाइम आएगा उसके बाद आप न्यूमेरिकल के लिए या फिर एमसीक्यू के लिए कोई बुक रेफ़र कर सकते हो। और इन लोगों ने बताया है कि एग्ज़ाम बहुत इजी आता है, तो आप लोग इतना डीमोटिवेट मत होइए कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सो इनसे बात करके आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला और आप लोग को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कॉलेज कैसा है, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो और भी जो आपके क्वेश्चंस हो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसका जवाब दूँ। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि वीडियो बनाना चाहिए उस पर तो मैं फिर से इन लोगों को कांटेक्ट करूँगी और इनसे पूछूँगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय।